नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। राजनीतिक दलों को दिसंबर तक भरना होगा रिटर्न, नहीं तो आयकर में छूट होगी खत्म। बजट सत्र में कानून में संशोधन का प्रस्ताव। मुफ्त उपहार के चुनावी वादे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मांगा स्पष्टीकरण। 8 सप्ताह में केंद्र और चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। पंजाब और गोवा में थमा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। 4 फरवरी को मतदान। एयरसेल मैक्सिस करार में मारन बंधुओं को बड़ी राहत। विशेष अदालत ने सभी आरोपों को किया खारिज। सीबीआई और ईडी के सबूतों को माना नाकाफी। तमिलनाडु के कामराज पोर्ट पर 5 दिन बाद भी नहीं साफ हो सका कच्चा तेल। खतरे में मछलियों की 500 प्रजातियां। मछुआरों ने की मुआवजे की मांग। और आइए देखते हैं पहली खबर। राजनीतिक दलों को अब दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल करना होगा और ऐसा न करने पर उन्हें आयकर में छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए बजट सत्र में कानून में बदलाव किया जाएगा। राजनीतिक चंदे में काले धन का इस्तेमाल खत्म करने के लिए इसे अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए एक और कदम उठाने जा रही है। अब राजनीतिक दलों को दिसंबर तक आय का रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा है कि वित्त विधेयक के जरिए आयकर कानून में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2017 से 18 के लिए असेसमेंट ईयर 2018 से 19 होगा। इस तरह राजनीतिक दलों को दिसंबर 2018 तक रिटर्न भरना होगा। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। बीजेपी हैज ऑलवेज बीन at the forefront of war against black money, and that too in politics. It's a path-breaking move, and it will try to evolve some kind of a cleansing of politics, giving us clean politics and cleaner governance. राजनीतिक दलों को आयकर में छूट मिलती है, लेकिन आधे से अधिक राजनीतिक दल समय पर आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं। कानून में बदलाव के बाद रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले दलों को पहले नोटिस भेजा जाएगा और फिर आयकर में छूट रद्द कर दी जाएगी। विपक्षी दलों की इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। The political party which was claiming that there should be a corruption-free India, they should try to bring in Lokpal first. जो भी चंदे पार्टियों को मिलते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पार्टियों को अकाउंट मेंटेन होना चाहिए और उनको इस काम के लिए एक रीजनेबल समय दिया जाना चाहिए। अगर रीजनेबल समय पहले दिया जा चुका है तो सरकार का स्टेप यह कहना सही हो सकता है। The government should reopen the discussion on state funding of elections. Then only we can think of comprehensive electoral reform and political funding can be defined. चंदे में पारदर्शिता के लिए इस बार से बजट में सरकार ने कुछ प्रस्ताव किए हैं। अब राजनीतिक दल 2000 रुपए से अधिक नकद चंदा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल 20,000 रुपए तक चंदा नकद में लिया जा सकता है। वहीं चंदे के लिए आरबीआई बॉन्ड जारी करेगा और इसे अधिकृत बैंक से खरीदा जा सकेगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि बॉन्ड खरीदने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को मुफ्त में सामान बांटने के चुनावी वादे करने से रोकने के मसले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इन पक्षों से जवाब मांगा। याचिका में ऐसे वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने आयोग को स्पष्ट करने को कहा कि चुनावी घोषणा पत्र को लेकर उसके दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप हैं या नहीं। कोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस जारी किया है। केंद्र और चुनाव आयोग को 8 हफ्ते के भीतर अपने जवाब दाखिल करने हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने अपने हालिया दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की उपेक्षा की है। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि घोषणा पत्र में वादा करना भ्रष्ट व्यवहार नहीं है, लेकिन सामान मुफ्त बांटने से निश्चित तौर पर लोग प्रभावित होते हैं। याचिका में कहा गया कि इस तरह से वादे से चुनाव
प्रक्रिया की निष्पक्षता पर असर पड़ता है। और हमारे साथ एसवाई कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कुरैशी साहब, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से ये रिटर्न फाइल करने की जो बात आ रही है और सरकार इस सत्र में एक संशोधन लाने जा रही है, इससे कितना बदलेगा चुनावी जो काला धन है उसको चुनाव में लगने या फिर क्लीन करने की जो एक बात होती है चुनावों को? देखिए, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी है इस बात की कि सरकार पहली बार इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रही है, उसकी तरफ कमिटमेंट दिखा रही है। अब बजट इसमें में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 70 साल से ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग एक इशू रहा है और इसमें कोई हल नहीं निकाल पाते, पर हमें निकालना है। तो अब इसलिए उस सिलसिले में उन्होंने जो अनाउंसमेंट की, मैं उनको एक बिगिनिंग मानता हूँ। आज वो कंप्लीट न भी हो, लेकिन कम से कम एक एक्नॉलेजमेंट की जरूरत थी जी। तो इसलिए ये फर्स्ट कदम है और अब पॉलिटिकल पार्टी को बुला के कंसेंसस करके को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मूव है, ये भी बहुत अच्छी मूव है, पर आधी पार्टियों को तो पता ही नहीं लगता था कि उनका है क्या कैसे करते हैं। तो ये वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर मी। और इसके साथ ही सर, अगर मैं कहूं कि बजट में जो एक 20,000 से 2,000 लाई गई सीमा कैश की डोनेशन की पॉलिटिकल पार्टियों को, उस कदम को अगर उसी से जोड़कर हम देखें, कितना वो प्रभावी दिखता है या फिर अभी भी वो कदम उठाया तो गया लेकिन शायद अधूरा सा दिखता है? हाँ, वो भी एक पहला कदम अच्छा है, क्योंकि 20,000 से 2,000 करने की सिफारिश तो इलेक्शन कमीशन ने ही की थी। हालांकि कई लोग उसको कहते हैं कि ये काफी नहीं है, 2,000 भी कैश क्यों हो, जीरो कैश होना चाहिए, जैसे कि हर एक से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मैं पहुंच गया स्टूडियो में। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार ने कहा है और जो बयान आज आया कि बजट सत्र में ही सरकार जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके आयकर रिटर्न को कंपलसरी करने जा रही है और उन्हें दिसंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। और देश में जिस तरीके से हर राज्यों में कहें बड़ी संख्या में हर साल नई राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि वो पार्टियां किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल चंदे को ब्लैक के व्हाइट करने के खेल को ही माना जाता है कि शायद ये एक बड़ी वजह होती है। दूसरी चीज जो दिखती है कि एक और दिल्ली में कोर्ट में एक मामला जो आया है जिसको लेकर फिजबी बांटने की मुफ्त जो सामान देने के वादे हो रहे हैं उसको लेकर भी सुनवाई है। अगली तारीख जरूर पड़ी है मई में, लेकिन क्या दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कुरैशी साहब, उसके लिहाज से ये कहीं कुछ गड़बड़ है, इसको और टाइट करने की जरूरत है, ऐसा लगता है? ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि मैनिफेस्टो को बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि लोग अनाउंसमेंट करने से पहले बताएं कि वो पैसा रेज कैसे करेंगे, रिसोर्स कैसे मोबिलाइज करेंगे। तो उससे इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने कंसेंसस की कोशिश की थी, जो हो तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी एक वाया मीडिया हुआ था कि कुछ गाइडलाइन बनाई गई जो मॉडल कोर्ट का हिस्सा कर दी गई। क्या आप बताइए कि कैसे पैसा रेज करेंगे, और उसपे 2 पार्टी के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है ऑलरेडी। मैं समझता हूँ वो भी एक अच्छी बिगिनिंग है। साफ तौर पर शुरुआत कही जा सकती है। और एक और अहम बात दिख रही है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं, सभी, मैं कहूं कि बाद में बयान ये आते हैं कि हम सहमत हैं और बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन एक वो इलेक्शन फंडिंग के मसले को इससे जोड़ देती हैं। क्या वो एक जरूरत भी है या फिर एक मजबूरी बताई जा रही है? देखिए, इलेक्शन फंडिंग का जो जिक्र आता है इसीलिए क्योंकि साल से ये तो माना गया कि इलेक्शन में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है और देश में जो सारी करप्शन है उसकी वो जड़ वहां पे होती है। जब आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो करोड़ों रुपए चंदा करेंगे, कहाँ से आता है वो सवाल पैदा होता है। इसलिए कई कमेटियां बैठ चुकी हैं पिछले 25-30 साल में कुछ इलाज करें। वो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात भी करती हैं, लेकिन साथ साथ उसमें रिजर्वेशन भी कि भाई इससे सिर्फ पार्शल फंडिंग होनी चाहिए, काइंड में होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त उन्होंने ये लगाई
कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वरना उनको पैसा दे दिया और वो खा जाए तो वो तो ठीक नहीं है। हिसाब नहीं उसका। यही वजह है कि आज तक वो आगे सर चढ़ा ही नहीं। तो उसका जो एक नई फॉर्मुलेशन आजकल डिबेट में जो मैंने कुछ साल पहले शुरू की थी, उस पर गौर करने की जरूरत है कि इलेक्शन को फंड तो न कीजिए, वो तो बड़ा मुश्किल काम है, उसको मॉनिटर ही नहीं कर सकते। जैसे 28 लाख की इस वक्त लिमिट है, चेक 28 लाख का हम आपको दे भी दें तो 5-5, 10-10 करोड़ जो ब्लैक में खर्च हो रहा है उसका इसमें जाके उसी में जुड़ जाएगा। उसके बजाय पॉलिटिकल पार्टीज को अगर फंड करें, क्योंकि बगैर पॉलिटिकल पार्टी की डेमोक्रेसी नहीं, इलेक्शन तो लड़ना है, पैसा चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दिया जा सकता है जिसकी अकाउंटिंग बड़ी अच्छी हो सकती है। हर एक वोट के ऊपर 100 रुपए जैसे आपको दे, तो 55 करोड़ वोट पड़े थे पिछले जनरल इलेक्शन में, 5,500 करोड़ रुपए आप ले लीजिए। और ये काफी होंगे कि नहीं होंगे अगला सवाल होगा। काफी से ज्यादा होंगे, क्योंकि सारी पार्टी ने इतने 5 साल में जो पैसा दिखाया कि हमने चंदा किया है वो 4,000 करोड़ है। बहुत छोटा सा हिस्सा देना है। हम तो उससे ज्यादा देने को तैयार है, उससे ज्यादा, लेकिन फिर आप बिल्कुल प्राइवेट सारे डोनेशन टोटली बैन हो जाएंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी अच्छा है। देखिए, नेताओं की छवि कोई अच्छी तो नहीं है, लोग कहते हैं सब चोर है, सब बेईमान है, जो विच इज रॉन्ग, विच इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल, सारे नेता तो ऐसे नहीं होते, लेकिन ये छवि तो ठीक करनी चाहिए। तो जब प्राइवेट चंदा ही बंद हो जाएगा तो पॉलिटिशियन की छवि भी इंप्रूव होगी, राजनीति भी साफ सुथरी होगी। और इसका एक और भी जो स्टेप मैं सजेस्ट करूंगा कि जो पहले भी एक आध बार जिक्र में आया है कि नेशनल इलेक्शन फंड बना दिया जाए। बजट स्पीच में मंत्री जी ने कहा कि भाई जो डोनर है वो डरता है कि लोगों को पता लगेगा दूसरी पार्टी को तो हमको सजा देंगी, परेशान करेंगे, बॉन्ड की बात रखेंगे तो सीक्रेट रखेंगे। और देखिए, सीक्रेसी तो ये आजकल के उसमें मंत्री जी ने अपने पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था कि 70 साल में अच्छा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इलेक्टोरल फंड को डोनेट करने में किसी को आपत्ति नहीं होगी, खुले आप दीजिए, बिल्कुल उसकी किटी में से हर एक वोट के ऊपर 100 रुपए के हिसाब से पैसे ले लीजिए। बिल्कुल, और हिसाब होना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार ये कहती है जनता से कि आप ई सिस्टम को अपनाइए, ई पेमेंट कीजिए 2 रुपए से लेकर 1,000 रुपए, लाख रुपए तक, तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्यों उससे दूर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हमारे साथ इस अहम मसले पर जुड़े आप। ये दीपावली का छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार, किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार, कौन होगा विपक्ष में, किसकी बनेगी सरकार। देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही उन्होंने नोटबंदी से हुए फायदे गिनाए, तो कांग्रेस ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को असफल करार दिया। Motion of thanks on the President's address, Shri Ravi Shankar Prasad. सदन में गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चर्चा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। नोटबंदी का बचाव करते हुए उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से विश्व में देश की साख बढ़ी है। हवाला कारोबारी की साख कमजोर हुई या नहीं हुई है, सुपारी किलिंग्स की हिम्मत टूटी या नहीं टूटी है, कश्मीर में पाकिस्तान की प्रायोजित से पैसे लेकर ढेला फेंकने वालों की हिम्मत कमजोर हुई या नहीं हुई है, और जो माओवादी पैसे इकट्ठा करके नीचे प्लास्टिक में बांधकर गाड़ते थे, वो हिंसा में कम अपने पैसे को बदलवाने के लिए अधिक परेशान हो रहे हैं। ये हमने करके दिखाया है। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। नोटबंदी की आलोचना करते हुए उन्होंने इसे मकसदहीन करार दिया।
गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नोटबंदी से न काला धन खत्म हुआ, न जाली करेंसी खत्म हुई और न आतंकवाद पर रोक लगी। कांग्रेस के अलावा बाकी दलों ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की। अभी तो कुछ हफ्ते ही हुए थे नोटबंदी को, तो हमसे पहले ही उसको शायद यहाँ बहुत सारे एमपीज को अभी चेक के द्वारा 2-2 हजार 4-4 हजार नहीं मिले थे, लेकिन बांडीपुरा उसके जेब में पहले पहुंच गए थे। तो ये तथ्य भी गलत निकला। अभी तक कई जगह आपकी काउंटरफीट पैसे पकड़े गए हैं। उनको आगे बढ़ना है। अगर इस देश को खुले दिमाग से और खुले मन से सोचने का सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। ये मत सिखाइए कि किसी चीज पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकते सर्जिकल स्ट्राइक पे? I very humbly request the central government to celebrate the centenary year of MGR in a appropriate manner, befitting manner. This list of 120 deaths. Sir, no Padma Shri, 1 minute, sir. But the problem is, has the government acknowledged these deaths? What is the policy of the government? In the coming days, it is going to be a major challenge and it can pose threat to the unity and integrity of the nation. बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र किया था। उन्होंने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सार्थक बहस की जरूरत बताई थी। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। प्रचार थमने से पहले कांग्रेस ने पंजाब में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी अकाली दल समेत आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के मतदाताओं को पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में सभाएं की। संगरूर में उन्होंने सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल की जमकर आलोचना की। जहां गुरु नानक जी ने 13-13 की बात की, आपकी सरकार मेरा की बात करती है। तो सबसे पहला काम, पंजाब में जो भी सरकार आए वो तेरे के लिए काम करे। राहुल गांधी एक बार फिर नशे के मुद्दे को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है कि 1 महीने के अंदर वो एक नया कानून लाए और जो लोग चिट्टे को फैलाने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, उनको एकदम जेल के अंदर करें और उनकी प्रॉपर्टी सरकार ले ले और आपको दे। जनसभा के बीच उन्होंने साझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत लोगों के साथ खाना भी खाया। लंबी सीट पर प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह भी उनके साथ रहे। लंबी में टक्कर कांटे की है। पंजाब के मौजूदा डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम आमने सामने हैं, तो आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार कर मुकाबला और दिलचस्प कर दिया है। अब नतीजे कुछ भी हो, लेकिन तीनों ही पार्टियों की शाख दांव पर है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, लंबी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज कई रैलियां की। मुजफ्फरनगर में अखिलेश ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे न करने और राज्य में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया, तो बुलंदशहर और हाथरस की रैली में मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलंदशहर में चुनावी रैली में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को निशाने पर लिया। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी से करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। मायावती ने बीजेपी पर मुस्लिम और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। देश के दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर अकेले बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में रैली की। उन्होंने नोटबंदी, काले धन
और अच्छे दिनों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। हम तो 3 साल से इंतजार कर रहे थे कि किसी बजट में तो अच्छे दिन आएंगे। उत्तर प्रदेश में इतना समाजवादियों की सरकार आएगी, इन भारतीय जनता पार्टी वालों को सही में अच्छे दिन दिखाई देंगे। कोई चीज नहीं बजट में, न किसान के लिए, न मजदूर के लिए, न नौजवान के लिए। इस बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी। जनता इनके ड्रामे को पूरी तरह से जान गई है और वो भाजपा के पक्ष में पूरी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में वजूद खत्म हो गया है। हाँ, कुछ सीटों पे सपा बसपा से अलग अलग स्थानों पे हमारी लड़ाई है और हम उसमें सफल होंगे। वहीं इससे पहले चुनाव प्रचार नहीं करने की बात कह चुके मुलायम सिंह यादव के तेवर भी नरम पड़े हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में मारन बंधुओं को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य लोगों पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट के आदेश का 2 आरोपियों मलेशियाई नागरिक रॉल्फ मार्शल और टी आनंद कृष्णन पर असर नहीं होगा, क्योंकि उनके खिलाफ सुनवाई के मामले अलग कर दिए गए थे। सीबीआई और ईडी ने मारन बंधुओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें मोबाइल कंपनी एयरसेल पर दबाव डालकर कंपनी के शेयर मैक्सिस को बेचने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप था। आज ऑर्डर ऑन चार्ज लगा हुआ था, जो कि एक ट्रायल की शुरुआत होती है, तो कोर्ट ने कहा कि एट दिस स्टेज हमें इस केस में कुछ भी नहीं दिखता एंड देयर इज नो एविडेंस टू प्रोसीड फर्दर एंड जितने भी अक्यूज थे सबको डिस्चार्ज किया गया। द फैमिली इज रिलीव्ड, द फैमिलीज हैड ऑलवेज होप्ड and prayed for this day, and family always believed in the judiciary and also in the wisdom of judiciary, which has finally prevailed today. तमिलनाडु के कामराज पोर्ट पर समुद्र में बहे कच्चे तेल को हटाने का 5 दिन से काम जारी है। 28 जनवरी को यहां पर 2 मालवाहक पोत टकरा गए थे और उसके बाद तेल का रिसाव हुआ था। अब तक 45 मीट्रिक टन तेल हटा लिया गया है और 20 मीट्रिक टन तेल हटाने का काम जारी है। इस काम में स्थानीय अधिकारियों और तटरक्षक बल के जवानों के साथ स्वयंसेवकों को लगाया गया है। मछुआरों का कहना है कि इस घटना से उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा और इसीलिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। हादसे में समुद्री जीवों और पर्यावरण को खास नुकसान पहुंचा है। तट पर कई किलोमीटर तक कछुए और मछलियां मृत पाई गई हैं। There is a lot of sludge that is there. There's a lot of oil that has actually reached. There are almost 500 species of fish that we have in that entire area, and that is going to get affected. So it has, in short term, it affects the marine biodiversity, and in the long term, it also affects the entire food chain and livelihood of thousands of people who actually live around Chennai. कानपुर में निर्माणाधीन इमारत के ढहने से अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। वहीं मलबे में 18 घायलों को निकाला गया। इसमें से कई की हालत गंभीर है। मलबे से फंसे लोगों को निकालने का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी रही। इमारत के मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने लापरवाही के चलते अपने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। इमारत के मालिक महताब आलम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जाजमऊ इलाके में बुधवार को 6 मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक ढह गई थी। वाइड स्पेसेस और ये पैनकेक क्योंकि कॉलम सपोर्ट नहीं है, तो इसके कारण इसमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक हम ये श्योर नहीं हो जाते हैं कि कोई इसमें लाइव विक्टिम नहीं है, तो हम कोई किस्म की डोजियर वगैरह का इस्तेमाल अंदर की ओर नहीं कर सकते। केडीए के द्वारा इसमें एक जांच समिति गठित की गई है। मंडलायुक्त कानपुर द्वारा भी 2 एडीएम्स की कमेटी गठित करने का आदेश दिया गया है। उन दोनों एडीएम्स का भी आदेश जारी किया जा रहा है। बीएसएफ ने अपने जवान तेज बहादुर यादव के वीआरएस की अर्जी को खारिज कर दिया है। बीएसएफ ने बयान जारी कर कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती वो बीएसएफ को नहीं छोड़ सकते। बीएसएफ का कहना है कि तेज बहादुर के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी भी चल रही है और वो इसकी जांच प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और इस वजह से उन्हें अभी वीआरएस नहीं दिया जा सकता। जम्मू के पुंछ में एलओसी पर तैनात तेज बहादुर ने 9 जनवरी को सोशल मीडिया में वीडियो डालकर खराब खाने की शिकायत की थी और इस पर काफी विवाद भी हुआ था।
भारत का कहना है कि जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के मुंबई हमले में शामिल होने के सभी सबूत पाकिस्तान में ही हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत से मुंबई हमले में शामिल होने के पुख्ता सबूत देने की बात कही थी। भारत के मुताबिक पाकिस्तान में सभी सबूत होने के बावजूद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते मुंबई हमले के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। In fact, Hafiz Saeed has himself confessed to masterminding multiple attacks, terrorist attacks directed at India. So the so-called concrete evidence that Pakistani establishment is looking for is already available in Pakistan. All they need to find is the requisite political will. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।